मैं सुधीर कुमार, अनुदेशक एमएसएमई विकास कार्यालय पाटलिपुत्रा पटना से। मैं आपको एक ऐसे जाने माने व्यक्तित्व जो कि बिहार के नामी और नामी गिरामी बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक दानापुर ब्रांच के रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर, आपको अपना लाइफ स्टाइल जीने का सहारा और जीने में जीविका पे अपना अध्ययन उन्होंने पूर्ण रूप से किया है और ये कुछ अपनी बातों से सभी लोगों को शेयर करेंगे। सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ पंजाब नेशनल बैंक का, जैसा आपने बताया। जी 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 जी। और अभी रिटायरिंग लाइफ जी रहा हूँ। जी सर। और जहाँ तक लाइफ स्टाइल का सवाल है, जी जी। आदमी को अपनी दिनचर्या रिटायरमेंट के बाद बहुत बदलनी होती है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। आपने तो रिटायरमेंट का कितना दिन पार कर लिया? 5 साल। 5 साल पार कर लिया। मुझे ये एक आपसे एक अनुभूति लेनी है कि रिटायरमेंट के बाद इतनी अच्छी जीवन, इतना अच्छा जीविका आप जो चला रहे हैं, तो आगे जो नए आने वाले रिटायरी पर्सन होंगे उनको आप अपने बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको अपने सारी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। जी जी जी। आपको पुरानी दिशा और दशा से नई दिशा और दशा तय करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पहले आप रूटीन में बंधे होते हैं, जी अभी वो रूटीन खत्म हो चुका होता है। जी पहले एक आप तनाव में होते हैं, जी उस तनाव को खत्म करने के लिए आपको कुछ करना होता है। जी 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 इस दिशा में काम करते करते इसमें आपको अमूमन साल भर लग सकते हैं। जी। सर, अपना आप लाइफ स्टाइल जो आप जी रहे हैं, इसमें आपको आज तक में कोई बीपी, कोई शुगर? नहीं, मुझे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं मिली, क्योंकि मैं प्राकृतिक जीवन पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, योगा पे विश्वास करता हूँ। आपको मेडिकल जीवन में किसी एक वैद्य, कोई डॉक्टर्स जिनका कि आप प्रेरणादायक होंगे, प्रेरणा लिया होगा, वो कौन सा है? मैं होम्योपैथ और आयुर्वेद से बहुत प्रभावित हूँ जी। और योगा से बहुत प्रभावित हूँ और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, जिससे क्या होता है कि ज्ञान बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और अच्छी अच्छी किताबों पढ़ने से आपका समय भी अनुकूल कटता है और एक्सरसाइज करने से, योगा करने से भी समय आपका। मुझे जैसा आपके बायोग्राफी में ये जान के पता चला है कि बीच में आपने कुछ शुगर से भी आप ग्रसित थे, जिसमें आप किस डॉक्टर या आयुर्वेद के डॉक्टर या वैद्य से आपने अपना प्रेरणा लेकर के अपने आप को ठीक किया? ये मुझे पता है कि आप कोई डॉक्टर से हैं, मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। पहली बात मुझे पता चला कि जब शुगर हुआ है तो मैंने बहुत अध्ययन किया इधर उधर से और पाया कि ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ये बीमारी है ही नहीं। जी जी जी। तो डॉक्टर ने तो मुझे इंसुलिन प्रोवाइड कर दिया था, प्रेस्क्राइब किया था, लेकिन मैंने 2-3 डोज इंसुलिन लेने के बाद बिल्कुल मैं रामदेव बाबा को फॉलो करने लगा। अच्छा। 1 महीने के बाद काफ़ी कम हो गया। फिर मैंने डाइट प्लान खोजा और विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अवधेश पांडे जैसे सरीखे लोगों का डाइट प्लान चेक करने के बाद उसको फॉलो करना शुरू किया। तो 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वाह, वेरी गुड। और अभी तो 1.5 साल हो गए हैं, नॉर्मल ही है। मतलब आपका एक सर खुले पर्दे के रूप में आप अपना बताएं कि आपका रूटीन प्लान क्या था जिसमें कि आपका शुगर बैलेंस हो गया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। शुगर एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। जब वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करने के बाद बॉडी उस शुगर को पचा नहीं पाता है। डॉक्टर बहुत तरह के थ्योरी देते हैं, तरह तरह की थ्योरी देते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि आपके बॉडी में तनाव की वजह से या कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ता है। कच्ची फल और बॉइल्ड सब्जी, सलाद्स, ये सब का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। आप सर पूरे दिन भर का दिनचर्या बताएं। दिनचर्या में वही है, हर खाने के बाद, जैसा कि डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं
कि आधा पका हुआ खाना खाइए और आधा कच्चा खाइए, जो सीधा प्रकृति से आपको मिलता है, जैसे फल, सलाद। तो ये, और 2 टाइम भोजन कीजिए। शाम में कोशिश कीजिए सूर्यास्त होते होते भोजन कर लीजिए, जो कि संभव। रात का खाना कितने बजे एंड करें? उसमें शहरी जीवन में तो संभव नहीं है कि आप सूर्यास्त। नहीं, आपने क्या किया? कोशिश करता हूँ 7:30-8 तक खा लेने का। और लोग, एक पद्धति है सर 12 घंटा का फास्टिंग होना, क्या ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप 7-7:30 तक खाना खा लेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग तो आप 8 के पहले तो कुछ खाएंगे नहीं। सर ऐसा है कि अभी नए कमर्स को आप अपना, और जो रिटायर्डी पर्सन जो रिटायर होने जा रहे हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या देंगे, संदेश क्या देंगे? तरह तरह की एक्टिविटी में लगे रहिए, सुबह से लेकर रात तक। कुछ भी एक्टिविटी आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से उसमें लगे रहिए। कुछ भी हॉबी हो सकता है, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान जरूर दें। जैसे आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने दिमाग को जितना क्रिएटिव मसलों पर व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, जी जी, तो तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो कोई डिजीज नहीं होगा। जब डिजीज नहीं होगा तो आप मस्त रहेंगे। जी सर, मैं आपको अपना परिचय दे दूं सर। मैं सुधीर कुमार हूं, अनुदेशक MSME विकास कार्यालय पाटलिपुत्रा पटना से, और मेरा मंत्रालय जो है MSME है। मैं सर एक शब्द, चूँकि आप बैंक में रहे हैं, ठीक है, जैसा आप बैंक के ब्रांच मैनेजर रहे हैं, तो एक चीज़ सर, एक सवाल अभी आ रहा है बच्चों लोगों को कि हमें नौकरी ही करनी चाहिए, ऐसा करके जो धारणा है लोगों में कि मतलब नौकरी है तो इंसान है, नौकरी नहीं है तो इंसान की गिनती में नहीं है। क्या नौकरी और उद्यम या प्राइवेट नौकरी, इस सब के बारे में कुछ आप थोड़ा सा बाइफरकेट करके और ज़रा सा कुछ विशेष रूप से बताएं कि बच्चों इस चीज़ को कम से कम सुने, समझें और उसको आगे फॉलो करके कुछ आगे की ओर सोचे कि जो हमारे लिए कहा गया है और हमको क्या करना है। पहली बात कि नौकरी की अवधारणा बहुत ही भ्रमित है जी। कारण कुछ लोग सरकारी नौकरी, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी में इतने परेशान हैं। प्राइवेट करें कि सरकारी करें, सरकारी करें कि प्राइवेट करें, इस भ्रांति में इतने फंसे हुए हैं। और सर उद्यम के बारे में क्या कहना है? हाँ, वो बताते हैं। आप कुछ भी उद्यम करेंगे तो 2 तरह के उद्यम हैं। पहला तो एक इस्टेब्लिश्ड उद्यमी है, जो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े पार्टनरशिप कंपनियां हैं। तो आप अगर अपना सेटअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगेंगे, तो आप वहाँ भी तो नौकरी ही करेंगे, जिसको प्राइवेट नौकरी बोलते हैं। और अगर आपके पास साधन है, थोड़ा भी साधन है, तो छोटे मोटे भी धंधे कर सकते हैं। अगर आप नौकरी के चक्कर में पड़ जाएंगे, सरकारी नौकरी खासकर मैं बता रहा हूँ, तो वो दिक्कत आएगी और हो सकता है कि वो आपको कभी न कभी फ्रस्ट्रेशन में भी ले जाए। मनुष्य को अपने कितने उम्र में, अपने लाइफ में कितना वक्त नौकरी के पीछे देना चाहिए? वो तो है कि आपके पास संसाधन क्या है। अगर आप बहुत मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत धनी मानी बाप पिताजी के लड़के हैं तो पूरी ज़िंदगी जो है नौकरी के लिए हम इंतज़ार करें, वो तो नहीं होगा। आम आदमी के लिए एक फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं 30 वर्ष तक, 28-30 वर्ष तक मैं इंतज़ार करूँगा। अगर नहीं होगा तो मैं कोई उद्यम करूँगा, ताकि अगला 30 साल में हम उस मुकाम तक पहुँच जाएं। जी सर, मुझे बस इतनी ही बात जाननी थी आपसे कि एक जो बच्चे हैं जो अभी आज के डेट में, मतलब अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी के चलते परेशान हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत धारणा उनके मन में हो जाती है कि हम बेकार आदमी हैं, हम कोई काम के नहीं हैं। बिल्कुल, ये धारणा तो समाज और परिवार से बनता है, स्कूल और कॉलेज। तो मुझे ये जानना था सर कि आप अपने मंतव्य से अपने क्या आइडिया देंगे बच्चों को कि कितने दिनों तक वो इसका इंतज़ार करें, बाकी वो उद्यम लगाएं और काम करें। ऐसा नहीं है कि उद्यमी जो है वो तो और बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो और बड़ा नौकरी देने वाला है। वो तो मतलब वो 2-4 लोग को बहाल करके एक एम्प्लॉयर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें वही जानना था आपसे कि आप उसके बारे में क्या बताएंगे। सर आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा।
आपने कुछ समाज के प्रति भी कुछ मतलब बढ़िया बात बताया, बच्चों के प्रति भी कोई बढ़िया बात बताया। और मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि आपके बात को लोग सुन करके नए कमर्स भी, नए रिटायरी पर्सन जो रिटायर होने जा रहे हैं, वो भी अपना दिनचर्या सुधारेंगे। और आपके लाइफ स्टाइल को देख करके, आपके मतलब जो आपके कहे हुए बातों को समझ करके और अपना जीवन अच्छा गुजारेंगे। आप सर जाते जाते आप कुछ एक शब्द बता दें जिससे कि समाज में आपकी बातों को लोग समझ बैठे। बिल्कुल सहजता से जिए, सरलता से जिए, तनाव मुक्त होकर जिए, और जो आपको रुचि हो वो काम करें। सफलता 100% मिलेगी आपको। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके।